जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज है 3 अप्रैल 2025 और आज की प्रमुख सैनिक और पूर्व सैनिक खबरों में आपका स्वागत है। पूर्व सैनिकों को विकलांगता पेंशन देना सरकार की जिम्मेदारी, कोई एहसान नहीं, हाई कोर्ट की सख्त फटकार। और 1 अप्रैल को पेंशन आई और 2 अप्रैल को 2% DA/DR बढ़ोतरी का आदेश हुआ जारी। और ऑफ ड्यूटी एक्सीडेंट पर भी जवान की विधवा को स्पेशल फैमिली पेंशन मिलेगी, हाई कोर्ट का आदेश हुआ जारी। और बात करेंगे लाखों पूर्व सैनिकों और फैमिली पेंशनर्स को मिले 24,000 रुपये, क्या आपको भी मिले? आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। 31 मार्च 2025 की अपडेट के अनुसार दिल्ली हाईकोर्ट का 2 पूर्व सैनिकों के पक्ष में फैसला, विकलांगता पेंशन देने का आदेश, केंद्र को लगाई फटकार। देखिए, सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल खुला हुआ है और उसमें सैनिक और पूर्व सैनिक जब याचिका लगाते हैं तो उसके बाद जब फैसला सैनिकों और पूर्व सैनिकों के हक में आ जाता है तो सरकार उस फैसले को मानती नहीं। पहले हाई कोर्ट में चैलेंज करती है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक अपील करती है, लेकिन वहाँ पर हमेशा सरकार को हार ही मिलती है, सैनिकों और पूर्व सैनिकों की जीत होती है। और एक ऐसा ही मामला और आया जहां पे 2 पूर्व सैनिकों को AFT से आदेश मिला कि इनको डिसेबिलिटी पेंशन दी जाए, लेकिन सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील कर दी और अपील खारिज भी हो गई। और दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा है आप सुनिए, देखिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 पूर्व सैनिकों को विकलांगता पेंशन देने के आदेश को बरकरार रखते हुए सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो सैनिक अपने प्राणों की बाजी लगाकर देश की रक्षा करते हैं उन्हें उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। ये फैसला उन हजारों पूर्व सैनिकों के लिए उम्मीद की किरण है जो सालों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस C हरिशंकर और जस्टिस अजय DJ पोल की बेंच ने केंद्र सरकार की 2 अपीलों को खारिज करते हुए कहा, एक सैनिक के त्याग की कोई कीमत नहीं हो सकती। अदालत के फैसले के मुताबिक जो राष्ट्र उनकी सेवा का मूल्य नहीं समझता वे अपने असली नायकों को भूलने की गलती कर रहा है और इसमें सरकार भी शामिल है। एक सैनिक है जिनकी 34 साल की सेवा के बाद भी पेंशन से उनको वंचित रखा गया है। मामला है पूर्व सूबेदार गवास अनिल मार्सो का। इन्होंने 1985 में सेना ज्वाइन की और साल 2015 में डायबिटीज मेलिटस टाइप 2 से पीड़ित होने के कारण सेवा से हटा दिए गए थे। रिलीज मेडिकल बोर्ड ने उनकी डिसेबिलिटी परसेंटेज को 20% माना, लेकिन डिसेबिलिटी पेंशन देने से इनकार कर दिया। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार की इस सोच पर सवाल उठाते हुए 34 साल की सेवा के बाद किसी भी बीमारी को गैर सैन्य कारण यानी बिना सेना के हुई बीमारी बताना सैनिकों के बलिदान का अपमान है। तो दूसरा मामला था अमीन चंद का, जिन्होंने 2005 में सेना ज्वाइन की और 2020 में सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन सेवा के दौरान उन्हें परिधीय धमनी संकुचन रोग यानी दिल की बीमारी हो गई। उन्हें 20% विकलांग होने के बावजूद भी विभाग ने डिसेबिलिटी पेंशन देने से वंचित कर दिया। अब AFT ने उनके पक्ष में फैसला दिया, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने बताया कि देश के सैनिक जब तक युद्ध में होते हैं तब तक वे हमारे नायक होते हैं, लेकिन जब वे सेवा से बाहर होते हैं तो उन्हें उनका हक देने से इनकार करना सरासर अन्याय है। हाई कोर्ट ने कहा कि जो सैनिक अपनी जवानी देश के नाम कर देते हैं उन्हें बुढ़ापे में बेसहारा छोड़ना अस्वीकार्य है, यानी नॉन एक्सेप्टेबल है। एक सैनिक की बीमारी को सैन्य सेवा से संबंधित बताने से पहले ठोस सबूत पेश किए जाने चाहिए। विकलांगता पेंशन देना सरकार की जिम्मेदारी है, ये कोई सरकार की ओर से एहसान नहीं है। और इस प्रकार इन 2 पूर्व सैनिकों को तो हाई कोर्ट से न्याय मिल गया। अब सरकार यदि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी इस याचिका को और फैसले को चैलेंज करती है, अपील करती है, तो वहाँ से भी 100% हार निश्चित है। जवानों को डिसेबिलिटी पेंशन जरूर मिलेगी। अब ये 2 जवान ही नहीं है, ऐसी हजारों ऐसी याचिकाएं हैं जिनके ऊपर AFT का फैसला आ चुका है, लेकिन
रक्षा मंत्रालय उनको डिसेबिलिटी पेंशन देने में आनाकानी कर रहा है। जब एफटी में पुनर्विचार याचिका या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया जाता है तो सरकार उस फैसले को चैलेंज कर देती है हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में। यानी 8 से 10 साल उस पूर्व सैनिक की ज़िंदगी के जो बेशकीमती समय है वो बर्बाद कर देती है। वो सैनिक अपनी हक की लड़ाई के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाता है और वहाँ पे लाखों रुपए खर्च होते हैं, सरकार के भी लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन सरकार उसको डिसेबिलिटी पेंशन देने की बजाय हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक घसीटती है। ये सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए अच्छा नहीं है और सरकार के लिए भी अच्छा नहीं है। तो जैसा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आप जब तक एक जवान लड़ता है तो उसका सम्मान करते हैं और जब जवान सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसका आप अपमान करते हैं, उसको आप डिसेबिलिटी पेंशन देने से मना करते हैं। आपका ये अधिकार है कि उनको आप डिसेबिलिटी पेंशन दें, ये आपकी ओर से कोई एहसान नहीं है। आगे बात करेंगे दोस्तों, 1 अप्रैल 2025 को पेंशनर्स के खातों में पेंशन क्रेडिट हो चुकी है और कर्मचारियों के खातों में उनकी सैलरी क्रेडिट हो चुकी है। जो कुछ बचे हैं उनकी 2 और 3 अप्रैल को जो पेंशन और सैलरी है वो जारी हो रही है। ऐसे में 2 अप्रैल 2025 को जो 1 जनवरी 25 से 2% DADR बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने ऑफिस मेमोरेंडम भी जारी कर दिया है। रिवीजन ऑफ रेट्स ऑफ DNS अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 25। और यहाँ पे कहा गया है DNS अलाउंस पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सेल बी एनहांस्ड फ्रॉम 53% टू 55% ऑफ द बेसिक पे विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2025। यानी जो 1 जुलाई 24 से 53% मिल रहा है DADR उसको बढ़ा के 55% करने का यहाँ पे आदेश जारी कर दिया गया है। अब दोस्तों मार्च 2025 महीने के दौरान एरियर क्यों नहीं मिला, तो इसको लेकर इस आदेश में लिखा गया है द पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ DNS अलाउंस शेल नॉट बी मेड बिफोर द डेट ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ सैलरी ऑफ मार्च 2025। यानी मार्च 2025 की सैलरी पेंशन जारी होने से पहले जनवरी, फरवरी, मार्च का आप एरियर नहीं दे सकते। इसका मतलब साफ है कि अप्रैल महीने के दौरान 3 महीने का DADR का एरियर आएगा और अप्रैल की पेंशन है बढ़कर आएगी। दोस्तों बात करें फिर से डिसेबिलिटी पेंशन और स्पेशल फैमिली पेंशन की, तो हाई कोर्ट ने एक और शानदार फैसला सुनाया है जिसमें कहा है स्पेशल फैमिली पेंशन फॉर नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ सोल्जर्स किल्ड इन ऑफ ड्यूटी एक्सीडेंट। अक्सर ऐसा होता है कि एक जवान छुट्टी आता है और उस दौरान यदि वो कहीं जा रहा होता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट किसी भी प्रकार का हो सकता है, तो उस एक्सीडेंट की वजह से वो सैनिक डिसेबल हो जाता है और डिसेबल होने के बाद में जब रिटायरमेंट होके आता है तो वो डिसेबिलिटी पेंशन क्लेम करता है तो उसका रिजेक्ट कर दिया जाता है, ये कहते हुए कि आप उस समय ड्यूटी पे नहीं थे, आप छुट्टी पे थे और छुट्टी के दौरान ये एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से आप ये डिसेबल हुए और इसके कारण डिसेबिलिटी पेंशन लागू नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा है कि जवान चाहे ड्यूटी पे हो चाहे ऑफ ड्यूटी पे हो, यदि वो एक्सीडेंट होता है, उसे डिसेबिलिटी होती है तो डिसेबिलिटी पेंशन जारी करनी पड़ेगी और यदि उस जवान की डेथ हो जाती है तो फैमिली को स्पेशल फैमिली पेंशन जारी करनी पड़ेगी। देखिए चंडीगढ़ से ये खबर आई है टाइम्स ऑफ इंडिया की। इफ़ ए सोल्जर डाइज इन एन एक्सीडेंट even when not on duty and if there was no negligence on his part, he will be deemed to be on duty and his family will be entitled to special family pension, the Punjab and Haryana High Court has ruled। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई जवान छुट्टी पे होता है और उसकी गलती की बिना उसका जो एक्सीडेंट जो होता है जिसके कारण उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को स्पेशल फैमिली पेंशन जारी की जाए। वी फाइंड दैट वेयर एन एक्सीडेंट हैज अकर्ड रिजल्टिंग इन डेथ और इंजरी टू एन आर्मी पर्सनल, ही शैल बी डीम्ड टू बी ऑन ड्यूटी एंड द बेनिफिट वुड बी गिवन मोर लिबरली प्रोवाइडेड सच डेथ और इंजरी वाज caused without his personal involvement in any manner in aggravating such an accident, the high court has held। देखिए कोई आदमी खड़ा है और कहीं पे
किसी कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है, कोई टक्कर मार देता है, कहीं से ऊपर से कोई चीज़ गिर जाती है, तो उसकी गलती बिल्कुल नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि यहाँ पे मेरा एक्सीडेंट होने वाला है और ऐसी घटना हो जाती है, तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि उसकी इंजरी होती है तो डिसेबिलिटी पेंशन, और यदि उसकी डेथ हो जाती है तो परिवार को स्पेशल फैमिली पेंशन दी जाए। डिवीजन बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मीनाक्षी आई मेहता हैज पास्ड दीज ऑर्डर्स वाइल डिसमिसिंग ए पेटिशन फाइल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे भी केंद्र सरकार ने जो पहले से फैसला जारी हो चुका था उसके अगेंस्ट यहाँ पे पेटिशन डाली थी। द सेंटर हैड चैलेंज द ऑर्डर डेटेड अप्रैल 19, 2023 passed by Armed Forces Tribunal Chandigarh ordering of grant special family pension to Kanta Devi who had lost her son in a road accident. Her son was enrolled in the army on September 8, 2002 and was posted to 13 Dogra Regiment as a सिपाही। तो दोस्तों आखिरकार जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है वो जवानों के साथ में न्याय कर रहा है, जवानों के परिवार वालों के साथ में न्याय कर रहा है, वरना ये सरकार किसी को ना तो डिसेबिलिटी पेंशन देती ना स्पेशल और लिबरलाइज फैमिली पेंशन देती। यहाँ पे जो सिपाही है जिसका रोड एक्सीडेंट में डेथ हुआ है उनकी माताजी को स्पेशल फैमिली पेंशन जारी करने का आदेश पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने दिया है। और आगे बात करेंगे दोस्तों जो 24,000 रुपये पूर्व सैनिकों और फैमिली पेंशनर्स को जो सरकार दे रही है उनके खातों में जो क्रेडिट हो रहे हैं उसके बारे में। दोस्तों केंद्रीय सैनिक बोर्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है अलग अलग अवसर पर, और अलग अलग जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो दिया जाता है। और एक फाइनेंशियल असिस्टेंस है फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी पूर्व सैनिकों के मैक्सिमम 2 बच्चों को, या पूर्व सैनिक नहीं है तो फैमिली पेंशनर है तो उनके मैक्सिमम 2 बच्चों को हर साल 24,000 रुपये केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा जारी किए जाते हैं। अब इसमें बड़ी बात यह है कि ये 24,000 रुपये जितने भी पूर्व सैनिक और फैमिली पेंशनर्स हैं उन सबको नहीं मिलते हैं। कारण ये कि वो इसके लिए आवेदन नहीं करते हैं। आवेदन केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट के जरिए करना होता है, जिसमें बच्चों की मार्कशीट, आधार कार्ड, डिस्चार्ज बुक, पीपीओ, जो पेंशनर या फैमिली पेंशनर के डॉक्यूमेंट, ये सब वहाँ पे अपलोड करने होते हैं। अपलोड करने के बाद जिला सैनिक बोर्ड में ये एप्लीकेशन जाती है, वहाँ से राज्य सैनिक बोर्ड में जाती है और फिर केंद्रीय सैनिक बोर्ड में जाती है। और हर साल मार्च अप्रैल के दौरान ये अमाउंट पूर्व सैनिकों और फैमिली पेंशनर्स के खातों में क्रेडिट होता है। देखिए, जब तक एक सैनिक सेवारत होता है तो उसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, यानी मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए उसको जो बच्चों की पढ़ाई के लिए भत्ता मिलता है। और रिटायरमेंट के बाद में ये फाइनेंशियल असिस्टेंस के तौर पे 24,000 रुपये मिलते हैं। अमाउंट काफ़ी बड़ा है, मायने रखता है कि 1,000 रुपये एक बच्चे को हर महीने मिलते हैं, साल के 12 और 2 बच्चों को 24,000 रुपये। अब जो पिछले साल के यानी जो एकेडमिक ईयर अभी 2024-25 चल रहा था, तो 2023-24 एकेडमिक ईयर के लिए जिन्होंने पिछले साल अप्रैल, मई, जून के दौरान अप्लाई किया था उनको मार्च 2025 में अमाउंट मिला है। और इस साल जैसे ही बच्चों के रिजल्ट आ जाते हैं, मार्कशीट आ जाती है, तो उसके बाद में अप्लाई करना है एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए, तो इसका अमाउंट मार्च 2026 में खातों में आएगा। तो दोस्तों आप सभी इसके लिए अप्लाई करें, सरकार आपको ये सुविधा दे रही है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है, तो इसका लाभ उठाएं और बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए इन पैसों को इस्तेमाल करें। तो ये थी आज की प्रमुख सैनिक और पूर्व सैनिक खबरें। इसी प्रकार की अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों की जानकारी के लिए शेयर करें। सब्सक्रिप्शन मुफ्त है, शेयर करना मुफ्त है, सब कुछ फ्री है, बस आप चैनल के साथ जुड़े रहें। इसके लिए आपको केवल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, ताकि जो भी वीडियो इस चैनल द्वारा पब्लिश हो उसका नोटिफिकेशन और अपडेट सबसे पहले आपको मिले और आप सभी सैनिक और पूर्व सैनिक जानकारियों से रूबरू होते रहें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।